आज हम मिलवाते हैं आपको एक इंजीनियर से जिन्होंने इंजीनियरिंग की है, लेकिन बाय प्रोफेशन वो एक लॉयर है। वो लॉ प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन इसके बाद उन्होंने एस्ट्रोलॉजी में ट्राई किया और एस्ट्रोलॉजी में वो कमाल कर रहे हैं। तो मिलते हैं हम आज सोहम मुंजाल जी से। वेलकम सर, स्वागत है आपका हमारे शो में। बहुत बहुत आभार आपका, तो आपने हमें बुलाया। हाँ, आप बताइए आपके बारे में कि आपने इंजीनियरिंग की है, तो उसके बाद आपने लॉ किया, लॉ प्रैक्टिस आप साथ में कर रहे हैं और लॉ एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट है। तो थोड़ा सा शुरू से आप बताइए कि आपने कैसे आप इस फील्ड में गए, फिर इस फील्ड आपको चेंज किया थोड़ा सा। जी, मैंने इंजीनियरिंग करा सबसे पहले, क्योंकि मुझे ऑटोमोबाइल में काफी इंटरेस्ट था। इंजीनियरिंग के बाद मैंने एमटेक करा। एमटेक के बाद मेरा प्लेसमेंट हो गया था। इंजीनियरिंग में आपकी ब्रांच क्या है? इंजीनियरिंग में मेरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच है और एमटेक में मैंने इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट से करा है, क्योंकि मुझे कोर में भी इंटरेस्ट है और मैकेनिकल में भी था। तो मैंने ये कॉम्बिनेशन बिल्कुल ठीक रहेगा। उसके बाद फिर मैं उत्तराखंड यूपी की तरफ निकल गया, वहां पे मेरा प्लेसमेंट हो गया था। देन मुझे वहां पे इंटरेस्ट हुआ कि कुछ ऐसा करना है कि सोसाइटी के लिए कुछ कर सके, और साथ में एक अंदर से एक आग थी कि इंडिया के लिए कुछ करना है, भारत के लिए कुछ करना है। तो वो चीज मुझे लगा कि इस चीज को कन्वर्ट करते हैं हम यूपीएससी से। यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करी, सब कुछ छोड़ दिया। अब सिर्फ यूपीएससी करेंगे और बाद में आईएएस या आईपीएस बन के देश की सेवा करेंगे। ये चीज से सारी की सारी आग की शुरुआत हुई। यूपीएससी करते करते मुझे लॉ में इंटरेस्ट हुआ। लॉ के साथ साथ मुझे लगा कि नहीं, अगर ये चीज मैं कर लेता हूं तो आगे बहुत अच्छा रहेगा, और जब इस फील्ड के अंदर जाएंगे, आईएएस आईपीएस बनेंगे, तो ये लॉ की जो एजुकेशन है, लॉ की जो डिग्री है, ये और हेल्पफुल रहेगी। बट बाय चांस हुआ क्या, मेहनत के बावजूद भी यूपीएससी में सिलेक्शन नहीं हुआ, कमी होगी मेहनत में। बट जब मेरा ऑप्शनल था, यूपीएससी के अंदर एक ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना होता है, वो मेरा साइकोलॉजी था। ठीक है, तो फिर उसके बाद मैंने लॉ भी करी, साथ में चार्टेड इंजीनियरिंग भी करी, और फिर जो मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट था साइकोलॉजी, इसमें मैंने मास्टर्स भी करी। तो आपने इंजीनियरिंग कहाँ से की है? इंजीनियरिंग मैंने आईएसटी इंदौर कॉलेज से किया है। एमटेक मैंने अरविंदो कॉलेज से किया है। लॉ मैंने खालसा कॉलेज से किया है। चार्टेड इंजीनियरिंग मैंने आईईआई कैलकाटा से किया है, और साइकोलॉजी मैंने रेनेसा कॉलेज से किया है। तो काफी इंटरेस्टिंग है आपकी स्टोरी की आपने सबसे पहले इंजीनियर, एक्चुअली कहते हैं ना इंजीनियर कुछ भी कर सकता है। हाँ, तो शायद वो कहानी आप पे भी सूट होती है, इंजीनियर कुछ भी कर सकता है। तो पहले आप इंजीनियरिंग में आए, उसके बाद आप लॉ प्रैक्टिस अभी भी कर रहे हैं। लॉ प्रैक्टिस आप कहाँ पे कर रहे हैं? लॉ प्रैक्टिस में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, दोनों में प्रैक्टिस करते हैं। इंदौर में? हाँ जी, इंदौर में ही। और साथ में मेरा कोर है ऑडिटिंग का, क्योंकि मैंने मैकेनिकल से किया है, तो मैं ऑडिटिंग में भी इंटरेस्ट रखता हूँ मैं। तो साथ में इंजीनियरिंग का जो पूरा का पूरा एक कोर है, उसको ऑडिटिंग प्लस लॉ में कन्वर्ट करके मैं प्रैक्टिस करता हूँ। एस्ट्रोलॉजी के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा आप लॉ के बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि आपने इंजीनियरिंग किया है, क्योंकि इंजीनियरिंग फील्ड बिल्कुल टोटली डिफरेंट है, उसका लॉ फील्ड टोटल डिफरेंट है। तो आपने एकदम से कन्वर्ट हुए उसमें, तो उसके बाद आप प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आपको कैसा लग रहा है वो प्रैक्टिस करने में? क्या मुश्किलें आ रही हैं, या क्या कुछ ऐसा लग रहा है कि मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? वैसे काफी कम लोग हैं जो इंजीनियरिंग के बाद लॉ करते हैं एक्चुअली। मैं एक तो कॉलेजेस में गया एडमिशन के लिए, तो वहां के जो काउंसलर्स होते हैं या जो एडमिनिस्ट्रेशन में होते हैं, तो उन्होंने पूछा कि आपने ग्रेजुएशन में किया तो मैंने बताया बीई मैकेनिकल है। तो वो मुझे बोले आप क्यों आना चाहते हैं, तो उनको ये चीज बताई एग्जैक्टली जो मेरे मन में थी। तो नहीं समझ में, कोई बात नहीं, हर किसी को समझाने की जरूरत भी नहीं है, हर किसी को समझ आती भी नहीं। तो वो चीज मैंने कहा कि ठीक है, अब अपने हिसाब से करेंगे। एडमिशन लिया, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हुई, प्रैक्टिस में भी आया, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हुई, क्योंकि एक गैप भी हो गया था। और जब आप वर्किंग प्रोफेशन होते हैं तो ये आपकी हैबिट बिल्कुल जा चुकी होती है। तो मुझे स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लगा, बट बाय गॉड ग्रेस हो गई वो चीज। एस्ट्रोलॉजी काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। एस्ट्रोलॉजी सच है, एस्ट्रोलॉजी साइंस है, और ये साइंस है, बट इस फील्ड में मिथ फैलाने वाले भी लोग काफी हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि हम बारिश प्रेडिक्ट कर लेते हैं पहले से कि 2 दिन बाद यहाँ पे बारिश होने वाली है, तो एस्ट्रोलॉजी का कंसेप्ट मुझे थोड़ा सा लगता है ऐसा कि कहीं ना कहीं मिला जुला कॉन्सेप्ट है, साइंस लगी हुई है इसमें। कि हमारी लाइफ में या जो भी हमारी बर्थ डेट है, जो भी सारी चीजें हैं, कहीं ना कहीं आगे चल के क्या उससे परिणाम मिलेंगे या क्या कुछ होने वाला है, उस तरह से थोड़ा सा तो आपके हिसाब से बताइए। बिल्कुल। देखिए, एस्ट्रोलॉजी के अंदर अगर आपको
सबसे पहले तो एस्ट्रोलॉजी से हम एक चीज कर सकते हैं कि आपका पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट, जैसे डॉक्टर एक रिपोर्ट देखता है, एमआरआई, एक्सरे देखता है, वैसे हमें इंसान के बारे में जानना है, उसके बारे में प्रिडिक्ट करना है, उसका पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट के बारे में जानना है, तो हमें उसकी पूरी की पूरी डिटेल चाहिए होती है, डेट, मंथ, ईयर, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ, ये 5 चीजें। इसके बाद एक कुंडली तैयार होती है, उसका पूरा का पूरा एनालिसिस करके हम सब कुछ बता सकते हैं उसके बारे में कि वो इंडिविजुअल इंसान कैसा है, उसकी संतान कितनी होगी, वो एजुकेशन कैसे करेगा, उसका प्रोफेशन क्या होगा, उसकी लाइफ में क्या चैलेंजेस है, उसके कार्मिक बंधन क्या है। ये सब कुछ एक एस्ट्रोलॉजी के थ्रू, एक हॉरोस्कोप के थ्रू पूरा एनालिसिस करके हम ये सब कुछ बता सकते हैं। क्या डेट ऑफ बर्थ भी मैटर करती, जैसे किसी की डेट ऑफ बर्थ 1, 2, 3, 4 ऐसे नंबर जो होते हैं, तो क्या वो मैटर करते हैं? बिल्कुल, न्यूमरोलॉजी मैटर करती है, नंबर्स मैटर करते हैं, बट ये एक चीज है वो सब कुछ सेकेंडरी है। जैसे शादी करने जाते हैं तो कुंडली मिलाते हैं, तो कुंडली मिलाते हैं तो वो पॉइंट्स देखते हैं, पॉइंट सेकेंडरी है कि 36 गुण मिल रहे हैं, 30 गुण मिल रहे हैं, आप मना क्यों कर रहे हैं? मेरे पास ऐसी बहुत सारी हॉरोस्कोप आती है कि जिसको मैं देख के मना कर देता हूं कि नहीं, ये आप मैरिज की तरफ नहीं जाइए, जबकि उनके पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं 30 गुण मिल रहे हैं, 32 गुण मिल रहे हैं, तो भी आप मना कर रहे हैं। गुण सेकेंडरी होता है, गुण का एक एल्गोरिथम है। जैसे मान के चलिए कि मैक्सिमम वो सारी चीजें राशि पे डिपेंड करती है, और एक राशि, एक चंद्रमा को देख के हमें डिसाइड नहीं कर सकते कि आप इनके साथ लाइफ टाइम रह सकते हो, इंडिविजुअल इंसान कैसा है। तो गुण को हमेशा सेकेंडरी रखना चाहिए, पहले इंसान देखना चाहिए कि दोनों इंसान कैसे हैं, उनके लगन के अंदर मैत्री है कि नहीं है, उनकी धन आने की संभावना कैसी रहेगी, उनको संतान का सुख है कि नहीं, और उनका 7वां घर शादी का सुख कैसा है। पता चला दोनों के 7th हाउस से डैमेज हो गए, फिर तो हो गई शादी, फिर तो डिवोर्स ही होना है। इससे अच्छा ये है कि गुण को ना देखते हुए सबसे पहले हमें जाना चाहिए हॉरोस्कोप के D1 और D9 चार्ट पे। जब तक वो एग्जैक्टली बैलेंस नहीं हो रहा हो, शादी नहीं करनी चाहिए। एक हमारा आजकल जो चल रहा है वो करियर से रिलेटेड काफी कुछ चल रहा है, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो काफी मेहनत करते हैं, काफी हार्डवर्क करते हैं, पर उसके अकॉर्डिंग उनको वो चीज नहीं मिल पाती। मैंने पर्सनली खुद देखा है, कई लोग कॉलेज में टॉप करते हैं, हमेशा टॉपर स्टूडेंट रहे हैं, पर आज वो अपनी लाइफ में उतना अचीव नहीं कर पा रहे जितना वो एक्चुअली वो डिजर्व करते हैं। और कई लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने कुछ खास मेहनत नहीं की, पर वो अपनी लाइफ में टॉप पे है, बहुत अच्छी नाम, बहुत अच्छा पोजीशन पे है। तो ये ऐसा क्या चीज करना चाहिए, या क्या चीज होती है जिससे हम कुछ कर सके उस अपनी लाइफ में? कि हॉरोस्कोप के अंदर एक 5th हाउस होता है और एक 2nd हाउस होता है। ये दोनों चीजें रहती है आपके करियर के बारे में बताती है। आपकी एज छोटी है, 2nd हाउस से आपकी स्टडी देखेंगे, ठीक है। अब आप बड़े हो गए हैं, आपको करियर बनाना है, तो 5th हाउस देखेंगे। 5th हाउस के ऊपर कौन से प्लैनेट्स की दृष्टि आ रही है। देखिए ऐसा है कि मैं यहाँ बैठा हुआ हूं, यहां मेरी एक अपनी पॉसिबिलिटीज है, बट जहां मैं देख रहा हूं यहां मेरा कंट्रोल है, बट जहां मैं देख रहा हूं वहां पे भी कंट्रोल कर रहा हूं मैं। अब चीजें ऐसी होती है प्लैनेट की कि प्लैनेट जहां बैठे होते हैं वो चीजें पे तो अपना कंट्रोल रखते रखते, बट जहां वो देख रहे होते हैं वहां पे भी उनका इफेक्ट होता है। अब 5th हाउस है, 5th हाउस को सबसे पहले स्टडी करना पड़ेगा करियर जानने के लिए। अगर 5th हाउस डैमेज है तो कभी भी हायर स्टडीज में प्रोग्रेस नहीं मिलेगी। अगर उसके अंदर कहीं ना कहीं गलत ग्रहों की दृष्टि आ रही है तो फिर तो पूरा का पूरा पेरेंट्स का पैसा वेस्ट, टाइम वेस्ट, कुछ नहीं कर पाएंगे। यही अगर आपने करियर गलत चूज कर लिया और जुपिटर आपका अच्छा है तो स्टडी करवा देगा, बट उस पर करियर नहीं बन पाएगा। 5th हाउस के अकॉर्डिंग ही हमें करियर चूज करना चाहिए, हमें स्टडीज करनी चाहिए। और 10th हाउस जो आपके कर्म का है, आपके पिता का भी है, ठीक है, उसको धर्म का भी घर बोला जाता है, आपको भाव जो है उस अकॉर्डिंग हमें प्रोफेशन चूज करना चाहिए। और जो लोग ऐसा नहीं करते हैं फिर या तो सक्सेसफुल नहीं हो पाते या फिर वो किस्मत को दोष देते हैं। जैसे कि हम होरोस्कोप की बात करते हैं, एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, तो उसमें हाउसेस का बहुत बड़ा महत्व माना जाता है कि ये हाउस आपका ऐसा है तो आपका ऐसा होगा। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी देखिए, कुंडली के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है लगन कुंडली। हॉरोस्कोप जब हम ओपन करते हैं तो एक D1 चार्ट आता है जिसे हम लगन कुंडली बोलते हैं। उसके अंदर आप देखेंगे कि 12 हाउस होते हैं। जो 12 हाउस ये है, इसके अंदर जहां से आपकी कुंडली शुरू होती है, जैसे मान के चलिए कि टॉप पर जो सेंटर में आपके 9 नंबर लिखे हुए हैं, तो ये 9 नंबर से आपकी कुंडली शुरू हो रही है, तो इसको बोलते हैं सेजिटेरियस, मतलब धनु लगन। लगन अलग होता है, राशि अलग होती है। कुंडली के अंदर जहां आपके चंद्रमा बैठे हुए हैं, जैसे मान के चलिए फॉर एग्जाम्पल 2 नंबर में बैठे, तो टॉरस मतलब वृषभ राशि हो जाएगी आपकी।
4 नंबर में बैठे हुए हैं आपके, तो 4 नंबर कर्क राशि हो जाएगी। अब लगन अलग है, राशि अलग है। लगन जहां से आपका जो फर्स्ट हाउस है वो लगन बताएगा, यही जो मैंने बताया कि अगर 9 नंबर से शुरू हो रहा है तो ये धनु लगन हो जाएगा। ऐसे ही सबका अलग अलग रहता है, 1 to 12 रहता है। तो जैसे कि हाउसेज हो गए, और जैसे कि हम बात करते हैं सूर्य चंद्रमा की हम बात करते हैं, बिल्कुल। तो जैसे कि कहते हैं कि जैसे किसी की डेट ऑफ बर्थ 1 है तो कहते हैं कि उनको सूर्य की उपासना करना चाहिए, किसी की 2 है तो उनको ऐसे, तो उस बारे में हाँ जी, हाँ जी। जैसे फॉर एग्जांपल किसी का बर्थ 10 को हुआ है या 1 को हुआ है, तो ये न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग 1 नंबर है जो कि सूर्य का है। 1, 10 और 28 बिल्कुल बिल्कुल, ये 3 जो डेट प्लस करते हैं, 1 + 0 तो 1, 2 + 8 तो 10, तो 10 में 1 + 0 तो 1 हो जाता है। सिंगल डिजिट में सिंगल लेके डिजिट आना में है। लेके आना। सिंगल डिजिट जो आ रही है 1 है तो सूर्य, 2 नंबर आ रहा है तो आपके चंद्रमा, इस अकॉर्डिंग सारा का सारा रहता है। ये अप टू 9 तक रहता है, 9 मतलब मंगल हो जाता है। ये एक पार्ट है एस्ट्रोलॉजी के अंदर। अब सिर्फ एक अगर आपकी डेट मान के चलिए कि 10 है, उस अकॉर्डिंग 1 नंबर आ रहा है, तो सूर्य भगवान जी की आपको आराधना करनी है। बट ये कि आपको अपने हॉरोस्कोप के अंदर भी देखना होगा कि सूर्य की पोजीशन का है, सूर्य आपके किस लॉर्ड, किस हाउस में बैठ के किस लॉर्ड के स्वामी बन रहे हैं, ये सारी चीजें भी आपको देखनी पड़ती है। और आपकी कुंडली में सूर्य कैसे है, स्ट्रॉन्ग है, वीक है, या फिर उनके ऊपर पाप ग्रहों की दृष्टि आ रही है, वो इन्फ्लुएंस तो नहीं है, वो कमजोर तो नहीं है। हर चीज मैटर करती है। सिर्फ एक चीज देख के प्रिडिक्शन करना, ये ऑलमोस्ट मान के चलिए एक्यूरेसी इसकी हो जाएगी 0.001%। अगर आपको पूरी एनालिसिस करनी है हॉरोस्कोप का, एक एक घर का एनालिसिस, जैसे फर्स्ट हाउस होता है, फर्स्ट हाउस बताएगा आपके बारे में, इंडिविजुअल पर्सनैलिटी क्या है, ठीक है, आपका जो बॉडी स्ट्रक्चर हो, आप जो स्वयं हो, वो चीज आपका फर्स्ट हाउस बताएगी। ऐसे सेकंड हाउस आता है, सेकंड हाउस बताएगा धन, कुटुंब और वाणी, बोलोगे कैसे, पैसा कैसा कमाओगे, परिवार का सुख कैसा है, ये सब सेकंड हाउस से पता चलेगा। ये सबका अलग अलग रहता है। ऐसे ही आता है थर्ड हाउस। थर्ड हाउस बताएगा आपके व्हील पावर के बारे में, आपके पराक्रम के बारे में, आपके छोटे भाई बहनों के बारे में। ऐसे ही आता है फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस बताएगा आपके जीवन में हैप्पीनेस कैसी आएगी, मदर का सुख कैसा रहेगा, आपकी मदर कैसे रहेंगे, जो आप जीवन में सुख लेने वाले हो उसका परसेंटेज कितना रहेगा। अब ऐसे ही आता है फिफ्थ हाउस। जो 5वां घर रहता है कुंडली का, वो बताता है रिलेशनशिप के बारे में, संतान के बारे में और विद्या के बारे में, ठीक है। उसके अंदर कौन सा प्लैनेट है और वहां पे जो राशि आ रही है उसके लॉर्ड कहां पर प्लेस्ड है, ये सब देखना पड़ेगा। अब ऐसे ही आता है सिक्स्थ हाउस। इसको त्रिक घर भी बोलते हैं, त्रिक भाव बोला जाता है। ये चैलेंजेस का घर है, ठीक है। लाइफ में हम सब कुछ कर रहे हैं, रोज कुछ ना कोई आप चैलेंजेस आप भी फेस करते होंगे। इसको चैलेंजेस का घर क्यों बोला गया, क्योंकि यहां से ऋण, कर्जा, आपका रोग, ये सब चीजें देखी जाती है। यहां से कॉम्पिटिटिव एग्जाम देखा जाता है, यहां से जॉब भी देखी जाती है। इन सब के अंदर आप इन्वॉल्व रहोगे तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आप चैलेंजेस फेस करोगे। रोग क्या है, चैलेंज है। कर्जा क्या है, चैलेंज है। इसलिए इसको चैलेंजेस का घर भी बोला गया है। बट ये जो हाउस है इंसान को मजबूत बनाता है। मान के चलिए कि अगर इससे रिलेटेड आप कहीं ना कहीं परेशान हो रहे हैं, तो आज परेशान हो रहे हैं पर कल के लिए आप स्ट्रांग हो रहे हैं। बस ये है कि आपको स्ट्रांग होना है, वहीं फंसे नहीं रहना है। अब ऐसे ही आता है सेवेंथ हाउस। सेवेंथ हाउस पार्टनरशिप का भी है। जैसे मान के चलिए जॉब करने वाले, उनके लिए सिर्फ और सिर्फ शादी का घर रहेगा। जो बिजनेस कर रहे हैं या अपना कुछ काम कर रहे हैं, यहां से फिर दो चीजें देखी जाएगी, एक तो उनकी शादी और दूसरा डेली इनकम ऑफ सोर्स, वो यहां से देखा जाएगा। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट एट्थ हाउस। एट्थ हाउस ना रिसर्च का है, रहस्यमय, ऑकल्ट का घर भी बोला जाता है इसको। ऑकल्ट क्या, एक रहस्य है, ठीक है। मृत्यु का घर भी है, यहाँ पर ससुराल भी देखा जाता है। मान के चलिए कि एट्थ हाउस से इंसान अगर जीत गया तो बहुत कुछ कर जाएगा, और अगर उसी में रह गया तो बस फिर वहां से कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो ऐसा आता है नाइन्थ हाउस, डेस्टिनी का हाउस है, नवा घर कुंडली का। आपकी किस्मत कैसी है वो वहां से देखी जाएगी। वहां कौन से प्लेनेट है, उस वहां जो राशि आ रही है उसके जो प्लेनेट है वो कहां पे प्लेस्ड है, ये सब देखा जाएगा। अब प्रोफेशन में आ जाते हैं। 10th हाउस है, फादर देखेंगे यहां से और आपका प्रोफेशन देखेंगे। जो 10वां घर है ये बताएगा कि इंसान कौन सा कर्म करके सक्सेसफुल हो सकता है, ठीक है। अब आता है 11th हाउस। 11th हाउस आपके पिछले जन्मों में आप क्या लेके आए हो। जैसे मान के चलिए आपका बर्थ हुआ है, जो स्टार्टिंग में तो आप जब छोटे होंगे तो आपने तो कोई बुरे कर्म अच्छे कर्म करे नहीं होंगे, बट चीजें धीरे धीरे आपके साथ अच्छी और बुरी होती गई होंगी। अब अच्छे और बुरे कर्म क्यों हो रहे हैं, भगवान जी किस आधार पे देंगे।
पिछले जन्मों का कुछ ना कुछ तो आप बैंक बैलेंस लेके पैदा हुए होंगे ना, वो सब कुछ होता है। इसको पिछले जन्म का भी बोला जाता है और साथ में लाभ भाव, बेनिफिट का, जो आपको इस जन्म में बेनिफिट होने वाले वो भी वहां से देखे जाएंगे। अब आता है 12th हाउस, ये भी एक त्रिक भाव है, 6, 8, 12 ये त्रिक भाव होते हैं, ठीक है। अब 12वां घर जो होता है ना, ये मोक्ष का होता है, व्यय का होता है। अब जैसे 11th हाउस है लाभ आया और 12th हाउस है व्यय गया, ठीक है। 12th हाउस से देखा जाएगा कि आपके खर्चे कैसे रहेंगे, किन चीजों पे आप खर्च करोगे, और विदेश यात्रा है आपका, आपके हाथ से जो चीजें छूटनी है मतलब व्यय, ये सब वहां से देखा जाएगा। ये मोक्ष का घर भी है, ये पूरे के पूरे 12th हाउस रहती है, 12 घर रहते हैं। यहां से हमें सब कुछ एक इंसान के बारे में सब कुछ पता चलता है। अब देखिए कुछ चीज रह गई क्या, इंसान आने से लेके, फर्स्ट हाउस मतलब इंसान आ गया, 12th हाउस मतलब इंसान, सब कुछ ही आ गया उसके अंदर, सब कुछ ही कवर हो रहा है। कई बार ऐसा हम देखते हैं कि हमारे पास इनकम काफी सारी आती है, पर वो कहाँ जा रही है एक्चुअली हमें समझ में नहीं आता। हम सेव नहीं कर पाते, कई बार हम कमा अच्छा रहे हैं, सब आ रहा है, भरपूर आ रहा है, पर कुछ घर पे नहीं बच पा रहा है, तो ऐसा क्यों होता है? हाँ, ये बरकत चीज रहती है। मान के चलिए कि कुंडली के अंदर आने का घर अच्छा है, मतलब आपका कहीं ना कहीं 11th हाउस और 2nd हाउस बहुत अच्छा है, बट कहीं ना कहीं आपका जो 6th हाउस है, जो कर्जा है, ठीक है, उसके अंदर आपकी चीजें लगी जा रही हैं, या कहीं ना कहीं आपके शुक्र बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, जो आप इन सब चीजों पे खर्च कर रहे हो कुछ बचा ही नहीं रहे हो, या कहीं ना कहीं राहु का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। राहु क्या, इल्यूजन, भ्रम, ठीक है। वो राहु आपको इतनी ऊंची उठाएगा, इतना ऊपर लेके जाएगा, जब तक आप होश में आओगे, समझोगे, नीचे देखोगे धड़ाम से नीचे, बेस नहीं देगा। इसलिए जो राहु केतु इनको छाया ग्रह बोला गया है। राहु केतु की स्टोरी आपको पता ही है, समुद्र मंथन की समय की बात है ये, कि राहु केतु को पूरा एक ही थे, ये अलग कर दिया गया है विष्णु भगवान जी के थ्रू, बट अमृत तो चख लिया था। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको काफी सारी बीमारियां हो जाती हैं, जबकि काफी सारी जगहों पे देखा है कि वो ड्रिंकिंग नहीं कर रहे हैं, स्मोकिंग नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर खाना खा रहे हैं, टाइम पे उठ रहे हैं, टाइम पे सो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लाइफ में उनको कुछ ऐसी बीमारी हो जाती है जो बहुत सारी चीजें करते हैं उनको होती है। तो इससे कोई रिलेशन है एस्ट्रोलॉजी का? या एस्ट्रोलॉजी का इस चीज से बिल्कुल रिलेशन है। एग्जैक्टली होता क्या है, लगन जो है आपका, मान के चलिए फॉर एग्जांपल आपका मिथुन लगन है, मिथुन लगन के जो लॉर्ड हो गए वो हो गए बुध, ठीक है। अब बुध प्लैनेट है कहीं ना कहीं 6, 8, 12 में बैठा, 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस, तो कहीं ना कहीं उसका जो रिजल्ट है वो कम हो जाएगा। जरूरी नहीं होता, एक केस बतला रहा हूं मैं, या कहीं ना कहीं पाप ग्रहों के साथ है, राहु केतु शनि के साथ बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देंगे। अब ये एक पार्ट हो गया, ठीक है, कि लगन के स्वामी अगर वीक है। अब एक रेंज बताता हूं, माइनस से लेके प्लस तक, एक हम रेंज ले लेते हैं, -100 से लेके +100 तक, ठीक है। अब इस रेंज के अंदर -100 से पहले इंसान 0 आएगा, 0 के बाद फिर प्लस करेगा। लगन के स्वामी अगर आपके स्ट्रांग है तो आपको बाय नेचर गॉड गिफ्ट है कि आप +50 से शुरुआत करोगे, ठीक है। 50% कार्य आपको करने की जरूरत ही नहीं, भगवान जी ने आपको बाय डिफॉल्ट दे दिया। बट कहीं ना कहीं लगन का स्वामी कमजोर है आपका, तो आप -50 में चले गए, -100 में चले गए, जितना अभी उतने पीछे, तो आप चल तो रहे हो बट अभी तक 0 पे नहीं आए हो। 0 पे आओगे तो लोगों को दिखोगे, उसके बाद फिर 1, 2, 3, 4 की रेस स्टार्ट होनी। अभी तक आप जो चल रहे हो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए चल रहे हो, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए चल रहे हो। आप स्ट्रॉन्ग हो रहे हो, बट ये कि आपका उसमें समय भी जा रहा है, ठीक है, समय तो जा ही रहा है, पर साथ में कहीं ना कहीं आप ऐसा भी फील करोगे कि मैं सब कुछ कर तो रहा हूं बट हो कुछ नहीं रहा है। तो ये उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि हमारे काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, तो ये बात उन पे ही लागू, ये बिल्कुल इन पे लागू हो सकती है। और बाकी पूरा का पूरा अगर कंप्लीट पता करना है तो एक हॉरोस्कोप देखना पड़ेगा, उससे एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि और क्या कमियां हैं, इसके अलावा और क्या रीजन है कि इंसान के काम नहीं बन पा रहे, और इंसान इतनी मेहनत के बावजूद भी आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा है। और एक ऐसा भी कहते हैं कि गुरु जुपिटर जो है उसको बहुत महत्व दिया जाता है, कहा जाता है कि ये यदि आपकी कुंडली में, आपकी राशि में प्रबल है तो आपको मतलब एक सुख सुविधाएं काफी अच्छी मिलेंगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो इससे थोड़ा सा, हाँ जी, बृहस्पति जुपिटर प्लैनेट जो है अगर कुंडली में अच्छे है ना, आपकी कुंडली में 1.25 लाख दोष भी क्यों ना, वो बृहस्पति अकेले संभाल, ठीक है। बृहस्पति है देवताओं के मेंटोर, गुरुजी, ठीक है, गुरुजी है, वो मेंटोर है, ठीक है, हमारे से जो बड़े हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे गुरुजन हैं, जिनसे हम पढ़े भी हुए हैं, जिनसे हम अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में भी जुड़े हुए हैं,
वो सब देखे जाएंगे बृहस्पति प्लेनेट से। अगर ये कुंडली में अच्छे हैं तो कहीं ना कहीं आपको एक शील्ड मिल गई है, वो नेचर की शील्ड है, वो आपको बाय डिफॉल्ट मिली हुई है, फिर वो सब कुछ अच्छा ही होगा। बट ये कि कुछ इंसानों को कुंडली बहुत अच्छी मिलती है बट अपने कर्मों द्वारा उस कुंडली को भी खराब कर देते हैं। ठीक है, अब कुंडली के अंदर मैं बताता हूं 3 पार्ट होते हैं। एक होता है स्टैटिक पार्ट, एक होता है डायनामिक पार्ट, और एक होता है प्रेजेंट का गोचर। अभी भी तो प्लेनेट जो है कहीं ना कहीं किसी राशि में बैठे होंगे। जैसे आज हम अभी पॉडकास्ट जो रिकॉर्ड कर रहे हैं, चंद्र राहु अभी 7 में है। ठीक है, अब चंद्रमा आगे चले जाएंगे राहु को छोड़ के आगे। ठीक है, अब स्टैटिक, डायनामिक और गोचर। जैसे मान के चलिए आपकी कुंडली है, कुंडली जैसे ही आपका बर्थ हुआ, जैसे मान के चलिए कि अब भी अगले मिनट आपका बर्थ हुआ, तो ये एक ब्लूप्रिंट बन गया, एक मैप बन गया और आपका ये स्टैटिक पार्ट डिसाइड हो गया। अब स्टैटिक पार्ट के अंदर आपको जो प्लैनेट्स मिल गए वो कभी हिलेंगे नहीं, बट हाँ इस चीज की एनर्जी को आप प्लस माइनस कर सकते हो। जैसे मान के चलिए कि आपने कुछ रेमेडीज करी, ठीक है, रेमेडी से क्या होगा, जैसे मान के चलिए फॉर एग्जांपल आपके सूर्य कमजोर है, सूर्य से रिलेटेड रेमेडी करते हो। सूर्य मतलब पिता के कारक, सूर्य मतलब फेम। ठीक है, अब 4th हाउस है, ये होता है माता का। ठीक है, और चंद्रमा भी कारक होते हैं माता के। तो जिसकी कुंडली के अंदर माता के बारे में पता करना है तो 4th हाउस देखना पड़ेगा और साथ में उनका चंद्रमा भी देखना पड़ेगा। ये 2 प्लैनेट देख के हमें पता चल जाएगा। चमक चमक जो रहती है हमारे फेम के कारण, जिनकी कहीं ना कहीं सूर्य कमजोर है, सोसाइटी में उनकी कहीं ना कहीं इज्जत खाक होती जरूर है। सूर्य जरूर अच्छे हैं तो ऑटोमेटिक उनको नाम हो जाता है उनका। पर ये है कि हम पिता की इंसल्ट करें, पिता की इज्जत ना करें। ठीक है, तो आपके सूर्य कुंडली में उच्च के भी है ना, तो भी आप बिगाड़ रहे हैं, हम खुद ही बिगाड़ रहे हैं सूर्य को। और चंद्रमा कहते हैं आराम का कारक होता है, आराम पसंद, ऐसा कहते हैं ना कि जिसकी राशि में चंद्रमा प्रबल है वो थोड़ा सा ना आरामदायक ऐसा कुछ होता है। सौम्य प्लैनेट है वो, तो ऐसा कुछ कहते हैं। सबसे ज्यादा आराम करवाते हैं शुक्र। ओके। आज हम यहाँ बैठे हैं, चकाचौंध में बैठे हैं, आपके पास अगर एक 16 Pro Max है, लेटेस्ट फोन है, सब कुछ है, लग्जरी, वो किसने दी है? शुक्र प्लैनेट ने दिया आपको। आजकल काफी ज्यादा ये चल रहा है कि लोग ऐसा बोलते हैं कि, और होता भी है, हो भी रहा है कि हमने किसी का बुरा नहीं किया, हम कुछ बुरे कर्म नहीं कर रहे, हम किसी का बुरा नहीं सोच रहे, किसी का बुरा नहीं चाह रहे, लेकिन स्टिल हमारी लाइफ उतनी हैपनिंग नहीं है, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और वहीं हम किसी और की लाइफ देखते हैं कि यार उसने तो यार ऐसा 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 किया है, ऐसे कर्म किए हैं, वो देखो बाहर घूम रहा है, बढ़िया मस्त जी रहा है, आराम से घूम रहा है, काफी लग्जरी में रह रहा है, बहुत सुख है, खुश है, और एक हमें देखो हम सबका भला कर रहे हैं, कुछ बुरा नहीं किया। तो ऐसा क्यों है? देखिए, एक जो कुंडली आ गई उस अकॉर्डिंग आपको सब कुछ मिलना है। अब यही मान के चलिए आपकी कुंडली अच्छी है, बट एक जो चीज मैंने बोली थी ना, एक स्टैटिक पार्ट, एक डायनामिक और एक गोचर। स्टैटिक मतलब फिक्स हो गया, जो प्लैनेट अच्छे हैं उनका शुक्राना करना है कि हमें आगे भी अच्छा देते हैं। जो कुंडली के अंदर प्लैनेट खराब है उनको कोशिश करनी है कि मनाया जा सके रेमेडी करके। और कुछ प्लैनेट ऐसे भी होते हैं, हर किसी की कुंडली में नहीं होते, जिनको हल्का सा छेड़ा वो परेशान हो जाते हैं। ठीक है, अब हमें एग्जैक्टली क्या करना है, जो प्लैनेट अच्छे हैं उनका शुक्राना करना है, जो प्लैनेट कमजोर है उनको स्ट्रेंथनिंग देनी है। ठीक है, और जो छेड़े या तो आपको नुकसान दे देंगे या परेशान कर देंगे या ठीक नहीं होंगे, उनको भी छेड़ना बिल्कुल भी नहीं है। छेड़े तब या तो कोई एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से राय लेके, अगर वो आपके लिए जरूरी है तो। ठीक है, ये हो गया स्टैटिक पार्ट। दूसरा होता है डायनामिक पार्ट। चार्ट जो है वो तो फिक्स है, डायनामिक पार्ट के अंदर होती है दशा, महादशा, आपने सुना होगा। हाँ। ठीक है, जैसे मान के चलिए किसी को शुक्र की दशा चल रही है, जैसे मान के चलिए कि ये हम जहां बैठे हुए हैं या अभी इसे ऑन कर रहे हैं शनिदेव। अब शनिदेव है 19 साल के लिए, तो ये 19 साल तक इसकी पूरी जो केयर करेंगे इस घर की वो करेंगे शनिदेव। ठीक है, 19 साल हो गए, उसके बाद फिर बुध आ जाएंगे, बुध के बाद फिर केतु आ जाएंगे, शुक्र आ जाएंगे, ऐसे अलग अलग प्लैनेट आते रहेंगे। ठीक है, सबका टाइम पीरियड डिफरेंट रहता है। अब यही मान के चलिए कि फॉर एग्जांपल केतु की दशा आ गई, आपकी कुंडली में केतु की पोजीशन अच्छी नहीं है, इंसान अच्छे हो, कुंडली अच्छी है, सब कुछ अच्छा कर रहे हो, बट केतु की दशा चल रही है क्योंकि केतु आपकी कुंडली में अच्छे नहीं है। अब ये 7 साल आपके लिए बहुत मुश्किल भरे जाने वाले हैं। तो जैसे कि शनि का जिक्र हुआ, अभी शनि के बारे में बात है, तो लोग शनि से काफी डरते हैं कि यार शनि की दृष्टि हमारे ऊपर चालू होने वाली 7.5 साल, ढैया 7.5 ही।
तो क्या डरना चाहिए शनि से? नहीं, शनिदेव से डरना नहीं चाहिए। शनिदेव को पसंद है डिसिप्लिन। शनि एक्चुअली न्याय के देवता न्याय के हैं। देवता। कलयुग में अगर आपको न्याय मिल रहा है और किसी भी चीज के अंदर कुछ प्रोग्रेस हो रही है, वो शनिदेव ही करवा रहे हैं। शनिदेव कलयुग में न्याय के देवता शनिदेव है। शनिदेव को डिसिप्लिन बहुत पसंद है। शनिदेव सबसे ज्यादा स्लो देते हैं, बट इतना देते हैं कि एक बार अंगद के पैर की तरह रख दिया, कोई ले नहीं सकता। राहु देंगे, बट कब ले लेंगे चुटकी बजा के पता भी नहीं चलेगा। दूसरे प्लेनेट जो है वो सब कुछ देंगे, बट जब शनिदेव देते हैं तो कुछ छीन नहीं सकता। बट वो कब देते हैं? तपा के, सोना बना के, और बिल्कुल स्लो देते हैं। जैसे मान के चलिए कि आप अभी पिछले 10 साल से मेहनत कर रहे हो और आपको शनि की देव की दशा चल रही है या 7.5 चल रही है, फॉर एग्जाम्पल, कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी नहीं मिल रहा है। आप अगर अपने वैल्यूएशन निकालें, आप अपनी ग्रोथ की, तो आपको लगेगा 1%, 2%, कुछ भी नहीं है, तो जीरो के बराबर है, ठीक है। बट वो कहीं ना कहीं आपको नहीं दिख रही है, भगवान जी पीछे उससे कंपाउंडिंग कर रहे हैं। जब वो देना शुरू करेंगे तो वो 100%, 200% से कंपाउंडिंग हो जाएगा। आपकी मेहनत जाया नहीं होगी अगर आपने ईमानदारी से करी है और डिसिप्लिन में रह के करी है। तो शनिदेव बहुत कुछ देते हैं, बट वो वक्त आने पे देते हैं। जैसे कि सोने को जितना, गोल्ड को जितना तपाया जाए वो उतना चमकेगा, तो शनिदेव भी वही करते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। लेकिन जब महादशा आती है, उसकी 7.5 चलती है, तो काफी सारी चीजें होती हैं एक्चुअली कि लोगों, सबसे बड़ी चीज शनि की जो महादशा चलती है उसमें ये होती है कि जो हमारे रिश्ते हैं दोस्तों से, परिवार से, कहीं ना कहीं उनमें अनबन होती है। ये चीज सबसे पहले स्टार्ट होती है। और दूसरी चीज ये होती है कि ना हमारा जो एक पूरा ओवरऑल लुक है कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउन में जाता है वो चीज। ये 2 चीजें होती है। और तीसरी चीज एक ये होती है कि हम मेहनत करते जाते हैं लेकिन हमें उसके उस अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं मिलता। लेकिन मे भी शायद ना वो जब महादशा निकल जाती है तो उसका बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट होकर हमें मिलता है। सबसे पहले ये चीज देखनी है तो कुंडली में शनिदेव की पोजीशन देखनी पड़ेगी आपकी कुंडली में, या फिर XYZ किसी की भी हॉरो में प्रॉब्लम आई है शनि की दशा में। अब अगर मान के चलो कि शनिदेव की जो पोजीशन है कुंडली में वो अच्छी नहीं है या कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस्ड है, तो परेशानी आनी ही आनी है। अब आपने बोला कि लोगों से, सोसाइटी से दूर करवा देती है। शनिदेव को सॉलिट्यूड बहुत पसंद है, ठीक है। एकांत रहो, अपने ऊपर काम करो। सॉलिट्यूड में जितना रहोगे उतनी तरक्की करोगे, ठीक है। अब शनिदेव आए हैं तो शनिदेव बोल रहे हैं कि सबसे पहले आप अपने ऊपर काम करो और इतना काम करो कि पूरी की पूरी दुनिया देखते रह जाए। तो वो कैसे कर पाओगे? जब आप अकेले रहोगे। अकेले रहोगे तो ही काम होना है। और स्लो प्रोसेस इसलिए है क्योंकि दशा एक तो 19 साल की है और शनिदेव एक राशि में 28 साल बैठते हैं। अगर आपके ऊपर 7.5 आई, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी 10, 11, 12 कैप्रिकॉर्न, क्वेस एंड पेसिस, मतलब मकर, कुंभ और मीन राशि पे 7.5 चल रही है। जैसे कि आपने बताया कि 19 साल की, बट शनि की 7.5 रहती है, 7.5 साल। 19 साल की महादशा रहती है, 7.5 जो रहती है वो 7.5 साल। अच्छा, 7.5 अलग है, ढैया वो अलग है, और महादशा है, महादशा 19 साल की अलग रहती है। जो 7.5 वो राशि पे आती है। अब राशि क्या है? आपका मन हो गया, ठीक है। अगर हम चंद्र राशि देख रहे हैं तो आपका मन हो गया, ठीक है। मन क्या है? सबसे पहले इन्फ्लुएंस में आएगा। लगन जो है वो आपकी होल बॉडी, चंद्रमा आपका मन और सूर्य आपकी आत्मा। ये 3 चीजें तो होती हैं। तो मतलब हमें बेसिकली शनि से डरना नहीं चाहिए। वो न्याय के देवता हैं और वो जितना ज्यादा वो दे सकते हैं उतना शायद ही कोई दे सकता है। ये मौका मिला, जैसे 7.5 आई है, 7.5 का फर्स्ट फेज टॉप में, फिर मिडिल में, ठीक है, वैसे तक, कमर तक, फिर लास्ट पार्ट आपके वैसे लेके एंकल टो तक, ठीक है। ऐसे से देंगे। अगर शनिदेव को आपको भ्रमित करना है, फर्स्ट पार्ट में आए तो आपका ऊपर, मतलब आपकी बुद्धि सबसे पहले खराब कर देंगे। गलत डिसीजन लोगे, गलत बोलोगे, या फिर अपनी बुद्धि भ्रष्ट कर लोगे, ठीक है। सेकंड आया तो यहां से रिलेटेड रोग हो सकते हैं, शोल्डर टू वेस्ट तक। और जब थर्ड फेज आता है तो आपके वेस्ट से लेके पैरों तक के रोग होते हैं। अगर आप अच्छे से रह रहे हो तो बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। आपने शनिदेव को नाराज करा तो मानेंगे भी नहीं, इतनी आसानी से नहीं मानेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं यदि हमारे ऊपर 7.5 चल रही है या महादशा चल रही है, तो हम ऐसा क्या करें जिससे कि वो नाराज ना हो और सब कुछ चीजें चलती रहे, अच्छे से चलती रहे, कुछ नेगेटिव इफेक्ट ना पड़े हमारे ऊपर उस चीज से। जी। सबसे पहले तो हमें काम करना चाहिए, शनि मंदिर जाए, प्रार्थना करें, सामने नहीं साइड में खड़े रहे।
जो वैदिक मंत्र है आपको शनिदेव का, जैसे शनि चालीसा पढ़ सकते हैं आप, ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप कर सकते हैं, मां आराम से बैठ के प्रार्थना करके आइए, ठीक है। हो सके अगर आप हो तो मस्टर्ड ऑयल चढ़ाना चाहिए आपको, सरसों का तेल चढ़ाना चाहिए, बिल्कुल। अब शनिदेव सबको तो परेशान करते नहीं, परेशान उनको करते हैं जो डिसिप्लिन में नहीं रहते हैं, जो आलसी है। अगर आपकी कुंडली में शनि खराब है तो इसका मतलब आप आलसी हो, अपने काम टाइम पे नहीं करोगे। पहली 3 दिन के काम 13 दिन 30 दिन में होते हैं, और उल्टे अगर आपके शनिदेव खराब हो गए आपकी कुंडली में, फिर तो बस प्रोक्रास्टिनेशन की आदत पड़ ही जानी है। कई लोग ऐसे होते हैं जो देखते हैं कि कई लोग ऐसे अपनी राशियों के अकॉर्डिंग, किसी ने बता दिया तो नग पहन लिया, बिल्कुल बिल्कुल, किसी ने बता दिया नीलम पहन लो, पन्ना पहन लो, हीरा पहन लो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पुरुखराज पहन लो। हाँ, तो ऐसे क्या नगों का राशियों पे इफेक्ट रहता है, तो पूछ के पहनना चाहिए या फिर ऐसे ही कुछ भी? हाँ, ये चीज जो है, मैं काफी टाइम से 12 से 13 साल मुझे हो गए हैं हॉरोस्कोप देखते हुए, और कहीं ना कहीं ये वीकली प्रॉब्लम देखता हूं मैं कि लोग जो जेम स्टोन पहनते हैं वो गलत पहनते हैं। सबसे पहले आपकी हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंग आपको जेम स्टोन यूज करने चाहिए, जरूरी हो तो ही यूज करने चाहिए, अननेसेसरी हमें नहीं पहनने चाहिए। अब सबसे पहले गलती करते हैं कि राशि के अकॉर्डिंग पहन लेते हैं। अब उनको तो राशि भी एग्जैक्ट नहीं पता होती है। अब जैसे मान के चलिए किसी का स से नाम है, अच्छा, ऐसा भी होता है किसी की नाम से राशि अलग रहती है, कुंडली में राशि अलग रहती है? बिल्कुल हो सकता है। जैसे मान के चलिए कि आपका फॉर एग्जांपल स से नाम है, आपकी राशि हो गई कुंभ, ठीक है, 11 नंबर की आपकी हो गई। बट यही मान के चलिए कि कुंडली के अंदर 11 नंबर में चंद्रमा ही नहीं बैठे, तो कुंभ आपकी फिर चेंजेस हो जाएंगे सारे के सारे। चंद्रमा जहां बैठे हुए हैं उस अकॉर्डिंग हमें पद के हिसाब से वर्ड निकालना है, उस अकॉर्डिंग अगर आपका नाम रखा गया है तो सब कुछ सही है। बस ऐसा जरूरी भी नहीं होता है कि जो आपका जन्म अक्षर निकला है राशि अनुसार उससे ही नाम रखे, बट ये कि अगर आप ऐसा अक्षर ना चूज कर ले जो उसका जो प्लेनेट आपकी कुंडली में खराब है और आपने हर्डल्स और बढ़ा लिए। अब फॉर एग्जाम्पल आपकी कुंभ राशि है तो नीलम तो नहीं पहन सकते आप, ठीक है। अगर आप मान के चलिए कि राशि के अनुसार पहन रहे हैं तो जितने भी मकर और कुंभ वाले वो सब नीलम पहन लेंगे। सबसे ज्यादा आपको पता है कि घातक नग कौन सा हो सकता है जेमस्टोन? नीलम, ठीक है। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि आपकी अगर राशि कुंभ या फिर मकर है तो आप नीलम पहने। क्यों? क्योंकि उसके अंदर हमें सबसे पहले कौन सी पोजीशन देखनी पड़ेगी? शनिदेव की। और एक जो मोस्ट एक्सपेंसिव डायमंड हम उसे बोलते हैं, हीरा, तो वो आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है, वो लोग काफी पहन रहे हैं आजकल और सबको बहुत पसंद आ रहा है। जैसे कि हम नॉर्मली ज्वेलर्स पे भी जाते हैं तो लोग काफी खरीद रहे हैं डायमंड, तो वो भी हमें देख के पहनना चाहिए या कैसे भी? ये चीज हमें एक तो वीनस के अकॉर्डिंग पहननी चाहिए। अगर आपकी कुंडली में वीनस खराब है तो डायमंड नहीं पहनना चाहिए। वीनस अच्छा है तो बिल्कुल सूट करेगा, किसी को गोल्ड भी सूट नहीं करता क्योंकि गुरु की पोजीशन खराब होती है। बट किसी की कुंडली में ऐसा होता है कि गुरु वीक पोजीशन में बैठे हुए, आपने सिर्फ और सिर्फ उसे पावर दे दी गोल्ड चेन से। जैसे कहा गया है कि 8th हाउस में अगर जुपिटर है तो गले में गोल्ड चेन डाल लीजिए, उसका रिजल्ट अच्छा आने लग जाएगा। एक सिंपल सी रेमेडी, कोई पुखराज पहनने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब यही 8th हाउस में तो 99.9% कंडीशन में आपको पुखराज सूट नहीं करेगा। बहुत ही 0.1 माइनर, वो भी पूरा का पूरा आपके एनालिसिस करके। तो जैसे कि आजकल जो ज्वेलर्स की शॉप है वो डायमंड पे काफी फोकस कर रहे हैं, किसी का नाम नहीं लेंगे, पर डायमंड से फोकस कर रहे हैं, तो लोग डायमंड खरीद रहे हैं और पहन रहे हैं। तो क्या ये सही है हमें डायमंड खरीदना और पहनना जो हम नॉर्मल खरीदते हैं ज्वेलर्स पे से? जी, अगर काफी माइन्यूट वेट का है तो ठीक है, बट अगर आप डायमंड ज्वेलरीज लेके आ रहे हैं, उससे डेली बेसिस पे यूज कर रहे हैं, तो और आपका अगर वीनस ठीक नहीं है तो परेशानी 100% आएगी। जो एक सिंगल डायमंड वाली जो रिंग आती है, तो क्या हम उसको पहन सकते हैं डेली बेसिस पे, या उसको भी राशि के अकॉर्डिंग ही पहन? नहीं, जैसे मान के चलिए कि फॉर एग्जांपल वृषभ राशि है पर चंद्रमा आपके 6th 8th या 12th में चले गए या किसी पाप ग्रह के साथ चले गए, तो 1% केस है कि सूट ना करें, ठीक है। तो कोई भी चीज आप जेमस्टोन यूज करें, आप XYZ कुछ भी यूज करें, पहले हॉरोस्कोप का एनालिसिस करवा लेना चाहिए, उसके बाद ही किसी चीज पे जाए। और अगर आप जाते हैं तो शौकिया जाए,
जैसे आप मैरिज पे गए, किसी पार्टी में गए, तो आपने थोड़ी देर के लिए पहना, उसके बाद आपने उतार निकाल दिया। के। अब इस चीज का एक ऑल्टरनेट भी, डायमंड बहुत कॉस्टली होते हैं, ओपन पहनो, फाइड ओपन पहनो। ओके। उसमें स्पेक्ट्रम्स आते विबग्योर के, बहुत अच्छा रत्न है वो भी, उसी का ऑल्टरनेट। तो बेसिकली ये है कि कोई भी ये रत्न है वो पूछ के किसी से कंसल्ट करके ही पहनने चाहिए। बिना पूछे तो मोती भी नहीं पहनना चाहिए। हाँ, मोती का भी काफी लोग हाँ। आजकल देखा है, वो देखने में या किसी ने कह दिया, वो अपने मन से प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि हमें गुस्सा ज्यादा आ रहा है तो हम मोती पहन लें। ये मैंने बहुत सुना है। हॉरोस्कोप चेक कराना है, मैंने देखा मोती आपको किसने पहनाया? नहीं, मुझे पेरेंट्स ने बोला गुस्सा बहुत आता है, मोती पहन ले। अब चंद्रमा उनकी कुंडली में देखे, इतने ज्यादा इन्फ्लुएंस, मोती पहना, गुस्सा तो शांत हो गया, ऐसा शांत हुआ कि वो एंजाइटी और डिप्रेशन में चेंज हो गया। क्योंकि चंद्रमा क्या है, अगर आपको एंजाइटी डिप्रेशन आना है तो सबसे पहले चंद्रमा ही उस चीज के कारक है। क्योंकि आपका मन है, आपका मन ही अगर व्याकुल है तो सब कुछ चीजें, अगर आपके आसपास सब कुछ है, करोड़ों रुपए रखा, और मन अगर आपका हमेशा खराब रहता है तो आपको वो बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगेंगे। आपको क्या है, पहले मेरा मन सुखी हो जाए। वो मन सुखी कैसे होगा? चंद्रमा बलवान होंगे तो। और इस केस में अगर मान के चलिए किसी की मोती पहन लिया किसी ने, तो बस फिर तो और परेशानी है। एक क्वेश्चन मेरे मन में ये है कि हम आजकल देख रहे हैं कि कई लोग काफी सालों से रिलेशन में रहते हैं, रिलेशनशिप में रहते हैं, काफी अच्छी बॉन्डिंग रहती है, लेकिन 10-10 साल के रिलेशन रहते हैं और वो लव मैरिज करते हैं, लेकिन जिस दिन वो शादी कर लेते हैं उसके 1-2 साल बाद या कुछ साल बाद उनकी शादी टूट जाती है। तो ऐसा क्या रीजन रहता है कि जब वो इतने सालों से शादी नहीं हुई थी तब तक बहुत खुश थे, तब तक सब अच्छा चल रहा था, लेकिन जैसे ही शादी हुई वहां फिर 1-2 साल में फिर वो टूट रही है शादियां, तो क्या रीजन है इसका? जी, ये क्वेश्चन जो है ना आज के लाइफ में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब ये ऐसा क्यों होता है मैं आपको बताता हूँ। अब कुंडली है, कुंडली का 5वां घर और या साथ में वीनस आपको रिलेशनशिप में लेके आ गया। फ्रेंडशिप हुई, फ्रेंडशिप स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में कन्वर्ट हुई और वो रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो जाती है। क्योंकि 5th हाउस अच्छा है या आपकी कुंडली का वीनस अच्छा है, तो इस वजह से वो रिलेशनशिप अच्छा चलता है। बट जिस दिन आप उस रिलेशनशिप को मैरिज में कन्वर्ट करते हो, 7th हाउस भी एक्टिवेट हो जाता है। अब 7th हाउस अच्छा है दोनों का या फिर एक का भी, तो वो फिर शादी फिर भी चल जाती है। बट हॉरो के अंदर 7वां घर दोनों का डैमेज हो गया, तो जैसे आपकी शादी होगी 5वां घर बोलेगा मैंने सुपुर्द कर दिया 7th हाउस को। अभी जो रिलेशनशिप है, जो दोस्ती है, अभी किसके पास चली गई है? 7वें घर के पास। जैसे ही 7 फेरे हुए, सिंदूर लगा, मंगलसूत्र गया, 7वें घर एक्टिवेट हो जाएंगे। ठीक है, अब वो अच्छे होंगे तो वो लव मैरिज चल जाएगी, और अगर अच्छे नहीं हुए तो फिर मैरिज या तो विवादों के बाद टूटती है। कभी कभी हॉरो के अंदर मैंने ऐसे देखा है कि वो शादी या तो रहने लायक भी नहीं है या छोड़ने लायक भी नहीं है, इंसान बीच में फंस जाता है, वो सेपरेशन करवा देता है। वो इसी वजह से होता है कि कुंडली का 7वां घर डैमेज है, या फिर शुक्र या फिर गुरु, इन दोनों में से या दोनों बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, वीक है, या फिर आपकी कुंडली में खराब है, तो ही होगा। तो जैसे कि हम आजकल देख रहे हैं सेलिब्रिटीज की शादियों में काफी देख रहे हैं, जी, वो पहले बहुत हाई फाई शादियां कर रहे हैं और उनको पूरा यकीन रहता है सब अच्छा रहेगा, लेकिन हम देख रहे हैं, नाम नहीं लेंगे किसी का, पर काफी सारे हमने देखे हैं 2-2 साल में शादियां टूट गई उनका, जबकि काफी पहले से अच्छा चल रहा था, लेकिन शादी हुई 2 साल में शादी टूट गई। उसके बाद फिर आता है डिप्रेशन, मेंटल ट्रॉमा, वो चीज बहुत बेकार होती है। तो ये सब चीजें ऐसा क्यों है? सबसे पहले तो आज के जमाने में पेशेंस किसी में नहीं रह गया है। ठीक है, अब यही मान के चलिए कि सैटर्न है, वो 1st हाउस में बैठे या 7th हाउस में। अब इस केस में क्या होगा, मैरिज लेट करनी चाहिए, या तो आपकी अर्ली मैरिज करवा देंगे या फिर काफी लेट करवाएंगे। अब 7th हाउस में अगर सैटर्न मान के चलो बैठे हुए हैं, ठीक है, प्लेस्ड है वहां पर, तो कुंडली अगर प्रॉपर सामने वाले पार्टनर से मैच हो जाती है तो भी मान के चलिए 4 to 5 years लगने हैं उस शादी को बैलेंस करने में। इतना पेशेंस किसी में भी नहीं है। दूसरी चीज बोलते हैं ना, मंगलिक और नॉन मंगलिक की देखनी चाहिए। मंगलिक मिल जाए, देखो होता क्या है कि आजकल के जो प्रेजेंट में पंडित है या XYZ, किसी का नाम नहीं लूंगा, मंगलिक देखा, मंगल दोनों को है, और गुण देखे बोला शादी कर लो। बहुत सारे मतलब मान के चलिए हर ऑल्टरनेट डे में देखता हूँ कि वो पंडित जी ने तो बताया तुम्हारी कुंडली मैच कर गई है। मैंने कहा कि अगर ये चीज अगर एक किसी ने बोली है तो जरूरी नहीं कि ये सच है। ठीक है, सबके ऊपर है। अब उन्होंने क्या देखा, सिर्फ मंगल देखा, गुण देखा, अब उन्हें ये नहीं देखा कुंडली के अंदर की शादी के सुख कैसे हैं। ठीक है, सिर्फ मंगल और गुण देख के शादी करना सबसे गलत चीज है।
मंगलिक और नॉन मंगलिक की शादी भी हो सकती है, बट कहीं ना कहीं वो न्यूट्रलाइज होना चाहिए, या तो सैटर्न से, जुपिटर से, या फिर मंगल खुद से। यही मान के चलिए कि मेल जो है मांगलिक है, फीमेल का और कुछ नहीं देखते, सिर्फ एक मंगल एक्सॉल्टेड है, मतलब उच्च राशि में बैठे हुए हैं, तो भी कहीं ना कहीं वो मांगलिक नहीं है, तो भी कहीं ना कहीं वो न्यूट्रलाइज हो रहा है, कर सकते हैं, चाहे गुण कम क्यों ना हो। ठीक है। अब बॉलीवुड में ये सारी चीजें इसलिए हो रही हैं क्योंकि पेशेंस है नहीं, ग्लैमर है। ठीक है। ग्लैमर आ गया मतलब वीनस आ गए और राहु आ गए। ठीक है। अब वीनस और जो राहु है ये इतनी इजीली आपको सेटल डाउन नहीं होने देंगे, वो सिर्फ आपको इन सब चीजों में, तृष्णाओं में फंसाएंगे। ठीक है। ये भी चाहिए, लग्जरी की सारी चीजें चाहिए, जो हमारे पास है उससे अप स्टैंडर्ड का ही चाहिए, और कहीं ना कहीं प्रॉपर हार्मोन की बैलेंस नहीं होती होगी। ठीक है। मैरिज तब करनी चाहिए जब मेल और फीमेल की कुंडली बैलेंस हो रही हो। जैसे तराजू रहता है, एक वेइंग मशीन रहती है, अगर आपने कुछ वेजिटेबल्स लिए हैं तो उसको अगर आप वेइंग मशीन में कैलकुलेट करते हो तो उतनी क्वांटिटी रखते हो ना, तो ही बैलेंस करते हो ना। यही मान के चलिए कि सब ऊपर नीचे हो गया, उसके बाद फिर पार्टनर क्या बोलते हैं, नहीं हम देख लेंगे। जब ग्रह सर चढ़ के बोलते हैं ना, तो आप कुछ भी नहीं कर पाते। आज आप कुछ बोल रहे हो, कल आप कुछ बोलोगे, और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ पछतावा रह जाता है, इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन रह जाता है। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ ऊपर वाले की पपेट है, कठपुतली है। हमारे सिर्फ इतना पता है कॉन्शियस माइंड को कि अच्छे और बुरे कर्म करने हैं, बस वो अपनी मर्जी से करते हैं। जैसा कि आपने बताया, कई बार बोल देते हैं कि किसी की हो जाती है मंगली नॉन मंगली में, तो हो सकता है वो उनकी कुंडली पे एप्लीकेबल हो रही हो, पर वो चीज सबके लिए लागू नहीं होती हो। तो लोग ये गलती कर देते हैं कि वो पंडित जी ने बताया था कि ऐसा हो जाता है, तो वो उनके लिए बताया था ना, वो तुम्हारे लिए नहीं बताया था, तो तुम अपना अलग से वो बताओ, तो वो चीजें होती है थोड़ी सी। मंगलिक नॉन मंगलिक की बिल्कुल हो सकती है, बट ये है कि एनालिसिस करना पड़ेगा पूरी कुंडली का प्रॉपर वे में बैठ के कि हाँ इनका आगे फ्यूचर कैसा है, ऐसी दशा महादशाएं तो नहीं आ रही है कि इनका टेम्परेरी सेपरेशन या परमानेंट सेपरेशन हो जाए। अब एक चीज मैंने कॉमन देखी, 95% हॉरो में देखी है, हस्बैंड वाइफ की मैरिज या तो होने वाली है, हो चुकी है, हस्बैंड या वाइफ में से किसी की भी राहु देव की दशा आ जाती है ना 18 साल की, परेशानी आती ही आती है, चाहे किसी की भी हो, चाहे हस्बैंड की हो चाहे वाइफ की हो, वो फिर मैरिज में मैंने देखा है प्रॉब्लम आती जरूर है, चाहे उनकी मैरिज को 30 या 35 इयर्स क्यों ना हो गए हो, उसके बाद भी आती है। या तो वो दशा आए ना, या निकल जाए, या अगर वो चल रही है तो फिर आपका पेशेंस लेवल जबरदस्त होना चाहिए। जैसे कि यूट्यूब पे हम देख रहे हैं, नॉर्मली भी देखते हैं कि जिनकी डेट ऑफ बर्थ रहती है 1 2 3 नंबर के अकॉर्डिंग, उनके ग्रहों की जो आराधना करते हैं, तो उससे रिलेटेड थोड़ा सा बताइए। हाँ जी, जैसे मान के चलिए फॉर एग्जांपल 5 नंबर मर्क्यूरी का, 1 से स्टार्ट कीजिए। बिल्कुल, मैं 1 से स्टार्ट करता हूँ। 1 नंबर सूर्य का नंबर है। ठीक है। सूर्य क्या है, फेम है। ठीक है। अब मान के चलिए फेम सब किसी को चाहिए। अब आप मान के चलिए कि 1 नंबर आपका बर्थ हो गया न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग, किसी भी मंथ की 1 10 और 28 तारीख को यदि आपका बर्थ हुआ है तो आपका नंबर 1 होगा। नंबर 1 है। 28 है तो 2 + 8 मतलब 10, तो 10 को दोबारा प्लस करेंगे, 1 + 0 मतलब 1 इक्वल टू 1। तो याद हो गया, आपका इन्फ्लुएंस हो गया सूर्य का। ठीक है। अब सूर्य की आराधना तो आपको करनी चाहिए, वैसे भी अगर 1 नंबर है तो और करनी चाहिए, थोड़े से एरोगेंट हो जाएंगे। ठीक है। फेम की इच्छा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है। नेचर डोमिनेटिंग भी हो जाता है, बट ये सिर्फ एक पार्शियल पार्ट है। हॉरोस्कोप के अंदर भी सूर्य की पोजीशन देखनी पड़ेगी। पता चला कि सूर्य आपकी न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग तो सूर्य हो गए, बट हॉरोस्कोप में वो वीक बैठे हुए, तो फिर और ज्यादा पूजा करनी चाहिए। यही 2nd नंबर मून का हो गया। ठीक है। चंद्रमा जो है ना इमोशनल है। ठीक है। अब मान के चलिए जिनके चंद्रमा कमजोर रहते हैं, हर घंटे उनके मूड स्विंग होते हैं, सुबह कुछ कहेंगे, इवनिंग में कुछ कहेंगे। सबसे फास्ट मूविंग जो है ना चंद्रमा है, 1.25 से 1.5 दिन के अंदर अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं। ठीक है। आज अगर कुंभ में है तो कल मिथुन में, मीन में, फिर एकदम से मेष में। ठीक। अब जैसे मान के चलिए जिनके चंद्रमा कमजोर रहते हैं, एक डिसीजन लिया नेक्स्ट वीक से ही करेंगे। ठीक है। क्यों करेंगे नेक्स्ट वीक से, क्योंकि मान के चलिए हो सकता है कोई ओकेशन हो, या फिर कोई प्लानिंग हो, या फिर कुछ भी XYZ, कोई भी रीजन हो सकता है, बट वो जब तक नेक्स्ट वीक आएगा ना, तब तक उनके सारे मन के ख्यालात दूर हो चुके होंगे, उनका वो काम करने का मन भी नहीं करेगा, क्योंकि चंद्रमा की पोजीशन तो फेवरेबल थी उनके लिए। 1 वीक बाद हो ना हो पता नहीं है, ये सारे के सारे इस बेस के रिजल्ट पे चलता है। अब यही 3 नंबर है। 3 नंबर क्या है,
बृहस्पति का नंबर है, जुपिटर का प्लेनेट है। ठीक है, अब बृहस्पति जो है ना वो इंसान को संवार सकते हैं पूरा का पूरा। एक बच्चा अगर कमजोर भी है, बृहस्पति अगर उसके अच्छे तो वो सब कुछ कर लेगा। 5 भी अच्छी मिल जाएगी, करियर भी अच्छा कर लेगा, अच्छा खासा कमा लेगा, सब कुछ कर लेगा। ठीक है, 4 नंबर राहु का। ठीक है, स्टेबिलिटी देते तो बहुत अच्छी देते हैं और अगर नहीं देते तो रुला भी देते हैं। ठीक है, अब आता है 5 नंबर। 5 नंबर किसके हो गए? बुध के। ऐसे लोगों को व्यापार करना चाहिए, इनका कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड काफी स्ट्रांग होता है। मैनेजमेंट जो है इनकी, मैनेजमेंट पावर जो है वो काफी अच्छी रहती है। ठीक है, अब 6 नंबर 4 नंबर के बारे में मैं एक चीज जानना चाहूंगी। जी। जैसे कि आपने बताया राहु का नंबर है, तो बिल्कुल। राहु देखता है चीजें, शायद ऊपर वाला जी, जो ऊपर वाला जो अपर पार्ट उसी है को वो राहु राहु बोलते हैं, का है। उसकी आंखें हैं तो जी, वो जी, चीजें जी, देखता जी, है। जी, जी। तो ऐसा कहते हैं कि वो जो चीजें देखता है, एनालिसिस कर रहा है, तो वो होती है चीजें जो भी है, कुछ ऐसा रहता है? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। थोड़ा बच के रहना चाहिए ऐसे लोगों से। वो ऐसे भ्रम में डालता है, ऐसा कुछ चीज इल्यूजन्स काफी जल्दी इल्यूजन्स काफी जल्दी हो जाती है। जो चीज नहीं होती ना वो भी क्रिएट हो जाती है, उसमें जीना भी शुरू हो जाता है। वही हाँ, ये बहुत ज्यादा मैंने राहु देखा की है। आंखें रहती हैं तो वो आपको ऐसा दिखाएगा कि ये चीज है, ये चीज है। आप बिल्कुल। वो चीज होती है राहु वालों के बिल्कुल साथ। बिल्कुल, ये बहुत तेज रहते हैं। हाँ। जो राहु से इन्फ्लुएंस रहते हैं, जैसे 22 नंबर हो गया, 4 नंबर हो गया, काफी रहते हैं। बट ये कि हॉरो के अंदर राहु की पोजीशन क्या है? 31st नंबर हो गया। 31st नंबर हो गया। बस ये कि राहु की पोजीशन उनकी हॉरो में भी देखो, Okay. एक निम्नरोचिक पार्शियल वे है, वो तो डेट है, उस दिन तो मान के चलिए कितने सारे लोगों का बर्थ हुआ होगा। actually। पर ये है कि हॉरोस्कोप तो सबकी चेंज होती है ना। जो पिछले जन्मों का लोग कार्मिक बंधन लेके पैदा हुए हैं वो तो चेंज होता है ना। तो वो सब धीरे धीरे जिसकी जैसी आत्मा में जन्म हुआ है, शरीर लिया है, वो वैसा का वैसा उसके साथ चीजें घटित होगी। 6 नंबर जो होता है वो वीनस का नंबर है, लग्जरी है, अल्टीमेट लग्जरी है ये। ठीक है, जिनका 6 नंबर है उनको सब कुछ चाहिए। अगर वो सोचे कि एक फोन लेना है, शुक्र का नंबर है, एक फोन लेना है, ठीक है, चाहे उनका बजट हो ना हो, और अगर वो मैनिफेस्ट करें, पॉजिटिव में अफर्मेशन करें, तो उससे और कहीं गुना अच्छी चीज उन्हें मिलती है। छोटी मोटी चीजों में वो कभी सेटिस्फाई होंगे ही नहीं। जो चाहिए अप टू डेट चाहिए, सब कुछ एक अल्टीमेट लग्जरी चाहिए इनको। ये 6 नंबर वालों का है। अब 7 नंबर केतु का नंबर होता है। केतु जो है ना, केतु इंस्टेंट रिजल्ट देते हैं। ठीक है, केतु बोलते हैं मोक्ष का द्वार भी बोला गया है केतु को। ठीक है, जिसके केतु स्ट्रांग है ना, या केतु खराब भी है, अगर अच्छे हैं तो बहुत पाठ पूजा करनी चाहिए। जिनके खराब है उनको तो सख्त बोला गया है कि अच्छे से पाठ पूजा करो, स्पिरिचुअलिटी जर्नी की तरफ जाइए आप। ठीक है, क्योंकि उससे केतु आपके 100% ठीक होंगे। ये एक हॉरो के अंदर एक को जंक्शन है। को जंक्शन मतलब एक कुंडली का एक हाउस है, उसके अंदर 2 ग्रहों की युति होना। जैसे मान के चलिए कि एक ये रूम है, ठीक है, अब इस रूम के अंदर 1 जना, 2 जना, 3, कितने भी हो सकते हैं, अप टू द 9। ठीक है, क्योंकि 9 ग्रह होते हैं। तो वो क्या हुई चीज, वो एक ही प्लेनेट, एक ही घर में सारे के सारे आके बैठ गए। ठीक है, अब उसके अंदर ये भी हो सकता है कि कुछ प्लेनेट दोस्त हो, कुछ दुश्मन भी हो। अब रहेंगे वो जीवन भर साथ। अच्छे प्लेनेट है उसी घर में तो अच्छा रिजल्ट आएगा। यही एक दुश्मन बैठ गया, एक दोस्त बैठ गया, तो फिर रिजल्ट के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ी आ जाती है। केतु के बारे में एक चीज और ऐसा बोलते हैं कि उसका सिर तो है नहीं, तो वो कुछ देख नहीं सकता, तो वो जो भी है वो महसूस करता है। बिल्कुल, बिल्कुल, तो वो जो चीज महसूस करने लगता है, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो, तो वो उसके साथ होती है। जैसे कि कोई पर्सन है, उसका जो केतु है, जैसे उसका 7 नंबर है, तो केतु है उसका, तो यदि वो कुछ महसूस कर रहा है कि ये चीज मेरे साथ होनी है, ऐसा होना चाहिए, अब वो चाहे अच्छा हो या बुरा हो, तो केतु कहता है कि तुमने महसूस की ना, तुमने महसूस की, तो ये चीज होगी। तो ऐसा कुछ भी होता है। ये जैसे एक बोला गया लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, वैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो बाहर की टर्म है, और इस चीज को हम पहले से हम यूज करते हैं संकल्प। एक संकल्प साधना होती है ना, सारा ये वो सारी की सारी चीजें। जैसे मान के चलिए आप अफर्मेशन कर रहे हो कि कुछ गलत होगा, कुछ गलत होगा, 100% होगा। तो वो केतु कहता है मैनिफेस्ट कि कर रहे हो आपने मैनिफेस्ट किया केतु को, तो केतु कहता है जैसा बिल्कुल बिल्कुल, ये केतु की सबसे अच्छी स्पेशलिटी है, इसलिए बोलते हैं हमेशा अच्छा बोलो, अच्छा सोचो। तो 7 नंबर वालों के लिए स्पेशली ये है एडवाइस कि आप अच्छा ही सोचो ना, आपके साथ तो अच्छा ही होगा। केतु बैठा है आपके साथ अच्छा करने के लिए। भ्रमित नहीं होना। जब भी भ्रमित हो, आप जिस किसी भी भगवान जी को मानते हैं वहां जाइए, आराम से बैठिए, मेडिटेशन करना चाहिए। केतु वालों को तो सख्त बोला गया मेडिटेशन करना ही चाहिए। अब आता है 8 नंबर। 8 नंबर वर्टिकली हॉरिजॉन्टली आपको पता है इनफाइनाइट बन जाता है।
ठीक है, वर्टिकल है 8 नंबर, हॉरिजॉन्टल करा आप उसे तो ये इनफाइनाइट हो जाता है। ये शनिदेव का नंबर है, ठीक है। शनिदेव का जैसे मैंने कि बताया कि जब एक बार देते हैं तो इतना देते हैं कि संभाल भी नहीं पाते हैं, बट हमको पहले कैपेबल होना पड़ता है। 8 नंबर वालों की सारी चीजें स्लो ही रहती हैं, इनकी मैरिज, इनका करियर, सब कुछ मान के चलिए कि सुख होते हुए वो फील नहीं कर पाते हैं, बट वो सारी चीजें इनको लेट मिलती है। ये 8 नंबर की स्पेशलिटी है। अब आता है लास्ट में 9 नंबर। 9 नंबर आप देखिए कभी भी कम नहीं होता है। 9, 18, 27, 36, 45, ठीक है, हमेशा 9 ही रहा है। 2 को भी अगर आप एड ऑन करते जाएंगे तो एक बार कहीं ना कहीं कम होगा, बट एक 9 नंबर एक ऐसा नंबर है जो कभी भी 9 से छोटा नहीं होगा, इसका मूलांक जो है, ठीक है। अब 9 नंबर मंगल इन्फ्लुएंस करता है। जिनका एक 9 नंबर है और मंगल की पोजीशन कुंडली में अच्छी, एनर्जी अच्छी खासी रहेगी। 9 नंबर वालों को जिनके मंगल बहुत अच्छे, उनको हमेशा फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए। कुंडली तभी चलेगी जब आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, ठीक है। अब 9 नंबर ऐसा नंबर है कि मंगल बैठे हुए हैं फुल एनर्जी के साथ। अब कुंडली के अंदर मंगल जहां बैठ जाते हैं, मार्स प्लैनेट, वहां अपनी पूरी एनर्जी लगा देते हैं। लगन में बैठे हुए अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने में, अगर मंगल वहां फर्स्ट पोजीशन में अच्छे हैं, मित्र राशि में या तो उच्च के हैं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। तो पूरी एनर्जी अपने आप को कैपेबल बनाने में लगा देंगे। बट यही मान के चलिए कि मंगल वहां खराब है तो इंसान फिर गुस्से, इरिटेटेड बनेगा ही बनेगा। मंगल वाले थोड़ा सा गुस्सा ज्यादा करते हैं। नहीं, एक मांगलिक होना एक अलग चीज है और एक मंगल जो है अलग चीज है। ये दोनों चीजें अलग है, इसको मिक्स नहीं कर सकते। मांगलिक कौन है? जिनके पहले घर में 4th हाउस में, 8th हाउस में, 7th हाउस में, 12th हाउस में मंगल है, वो मांगलिक हो गए। तो इससे मांगलिक का कोई लेना देना नहीं। इससे मांगलिक, मंगल तो सबकी कुंडली में है। मांगलिक जो ये जो मैंने हाउस बताया, पहला, 4th, 7th, 8th एंड 12th, तो ये मंगल एक अलग हो गया। ये मंगल तो सबकी कुंडली में रहेंगे। मांगलिक होना मतलब एक अलग चीज हो गई। इस हाउसेस के अंदर अगर मंगल है तो इंसान मांगलिक है। तो एक क्वेश्चन मेरा ये था कि जैसे कि स्पोर्ट्स कैटेगरी हो गई, ऑफिसर लेवल कैटेगरी हो गई, तो इसमें कुछ लोग काफी ज्यादा राइज करते हैं, काफी ज्यादा फेम पाते हैं। एक टाइम पे वो कुछ भी नहीं रहते, लेकिन एक टाइम पे वो इतना फेम पाते हैं कि वो दुनिया के एक राजा टाइप के बन जाते हैं। शाहरुख खान को देख लीजिए, सबको पता है कि वो कुछ भी नहीं थे, लेकिन आज देखो वो बादशाह कहे जाते हैं। अपने स्पोर्ट्स में देख लीजिए, धोनी की आपने अपने बायोग्राफी मूवी देखी होगी, उनकी पूरी स्टोरी देखी होगी, और भी काफी सारे लोग हैं जिनके बारे में हम देखते हैं। तो क्या चीजें उनकी लाइफ में या उनकी कुंडली में मैटर करती हैं, या उन्होंने ऐसा क्या किया जिससे वो एकदम से फेम आ गए, चमक गए वो एकदम से? एग्जैक्टली क्या है कि अगर आपको स्पोर्ट्स में जाना है या फिर आपको ऑफिसर लेवल, जैसे पुलिस में है, इंस्पेक्टर है, आईपीएस ऑफिसर है, इन सबके मंगल बहुत अच्छे रहते हैं। या इनको उस टाइम ड्यूरेशन में जब भी तैयारी कर रहे थे या जब उनकी एज लिमिट रहती है तो मंगल की दशा चल रही होगी, क्योंकि मंगल ही आपको स्पोर्ट्स में लेके आएंगे। ऐसा कहा गया है कि तीसरे घर में अगर मंगल है तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए, ठीक है। अब जितना इंसान स्पोर्ट्स एक्टिविटी या फिजिकल एक्टिविटी करे, कुछ भी, चाहे वॉक ही करे होना, पर कहीं ना कहीं हमें फिजिकली इन्वॉल्व होना है, तो कुंडली उनका अच्छा काम करेगी। स्पोर्ट्स में जो भी अच्छा कर रहे हैं, ऑफिसर जो भी हैं, इन सबके मंगल, आप कुंडली उठा के देख लीजिए, मंगल बहुत अच्छी पोजीशन में होंगे, ठीक है। अब बॉलीवुड, ये सब कुछ है शुक्र और राहु, ये सारी वहीं की चकाचौंध है। और जैसे कि आजकल हम देखते हैं, जैसे कि यूट्यूब काफी ट्रेंड में है, इंस्टा काफी ट्रेंड में है, तो काफी सारे आर्टिस्ट हैं, तो वो वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं, फिर एकदम से वो फेम में आ जाते हैं, काफी फेमस हो जाते हैं। और कई लोग हैं जो अभी भी मेहनत कर रहे हैं, उनका कंटेंट भी अच्छा है। तो मैं ये नहीं कह रही कि वो सब ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग है, वो सब चीजें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चीजें मैटर करती हैं कि कुछ लोग का कंटेंट भी उतना अच्छा नहीं है, चलो ठीक है उनका कंटेंट, पर वो एकदम से फेम में आ गए हैं। वहीं कुछ लोग हैं जो नहीं आ रहे हैं फेम में, पर वो मेहनत पूरी कर रहे हैं। इसके पीछे 2 प्लैनेट काम करते हैं। सबसे पहले तो राहु और दूसरा बुध, ठीक है। राहु टेक्नोलॉजी के कारक है। जो भी आज फेमस हो रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू, कह लीजिए यूट्यूब कह लीजिए, इंस्टा कह लीजिए, ये सब कुछ राहु कर पा रहे हैं, क्योंकि जिनकी कुंडली में राहु अच्छा होगा वो इससे रिलेटेड काम करेंगे तो फेमस जल्दी होंगे, ठीक है। और अगर उनकी कुंडली में राहु एक्टिव नहीं है और वो इस चीज में आना चाह रहे हैं तो अपने राहु को एक्टिव कीजिए सबसे पहले, ठीक है। अब आपने एक चीज मुझसे और पूछी थी
कि स्क्रिप्ट भी अच्छी नहीं है, सब कुछ है, तो उसके लिए फिर आपका बुध काम करते हैं। आपको बुध एक्टिवेट करना होगा, आपकी कुंडली में बुध कमजोर है तो बुध एक्टिवेट कीजिए, आप अच्छा बोलेंगे और अच्छा लिखेंगे भी। हमारा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य ऐसा नहीं है कि हम कोई अंधविश्वास फैलाना चाहते हैं या कुछ हम ऐसा बताना चाहते हैं कि आप बस कुंडली पे विश्वास कीजिए, एस्ट्रोलॉजी पे विश्वास कीजिए, क्योंकि ना कर्म पहली चीज है। हम जो अच्छे कर्म करेंगे तो ही हमें रिजल्ट मिलेगा। अब हम ऐसा नहीं सोच सकते कि हमारी कुंडली अच्छी है, हमारे दान पुण्य कर दिया थोड़ा सा तो हमारी सब चीजें अच्छी होती जाएंगी। आपको कर्म भी करने पड़ेंगे, क्योंकि प्रायोरिटी जो है ना वो कर्म है। आपका होरोस्कोप कितना ही अच्छा है, कुंडली कितनी ही अच्छी है, लेकिन यदि आपके कर्म अच्छे हैं तो बाकी चीजें अपने आप अच्छी होती चली जाती हैं। तो हमारा इस वीडियो का उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है कि हमें अंधविश्वास फैलाना है, हमें एस्ट्रोलॉजी को आगे बढ़ाना है। एक मान्यता है, सब लोग मानते भी हैं कि एस्ट्रोलॉजी एक होती है और काफी सारी चीजें होती है, न्यूमरोलॉजी हो गई, एस्ट्रोलॉजी हो गई, होरोस्कोप हो गया, तो ये सब चीजें एक मानने वाली बातें हैं। तो उसी के लिए वीडियो था। हमारा उद्देश्य अंधविश्वास फैलाना बिल्कुल भी नहीं है। बाकी यही है कि कर्म प्रायोरिटी है। आप अच्छे कर्म कीजिए, अच्छी चीजें करिए, किसी का बुरा मत करिए एक्चुअली में, तो आपकी चीजें, आपका लाइफ अपने आप अच्छी होते चले जाएंगे। क्योंकि कहते हैं ना कि यदि आपकी चीजें, आपकी कुंडली अच्छी नहीं है, लेकिन यदि आप थोड़े अच्छे कर्म करेंगे ना तो कहीं ना कहीं आपको उस चीज में एड ऑन होता जाएगा, बेनिफिट मिलता जाएगा। तो यही उद्देश्य हमारे वीडियो का कि आप बस एक आर्टिस्ट्री तरह से देख सकते हैं उसको, कि एक होरोस्कोप है, एस्ट्रोलॉजी है, हम एक प्लस पॉइंट की तरह देख सकते हैं उसको, कि हम अपनी लाइफ में ऐड कर सकते हैं इस चीज को। तो इसी बारे में हम थोड़ा सा आपसे भी जानना चाहेंगे। देखिए, कोई भी कुंडली ना पूरी कंप्लीट अच्छी होती है ना बहुत बुरी होती है, ठीक है। एक कुंडली को पूरा एनालिसिस करके एक वैल्यूएशन निकाला जाता है, एक परसेंटेज निकाला जाता है। जैसे मान के चलिए कि 100% है, 100% में से पूरी कुंडली का एनालिसिस होगा और एक नंबर दिया जाएगा कि इस कुंडली के अंदर कितना बल है, कितनी इफेक्टिव है। अच्छे प्लेनेट है, अच्छा रिजल्ट आ रहा है +1, बुरे प्लेनेट है -1। तो ऐसे पूरा का पूरा एक नतीजा निकलता है, जिसमें मान के चलिए कुछ कुंडली 60% अच्छी है, कुछ 70% अच्छी है, एक गैप रह गया। जैसे मान के चलिए फॉर एग्जांपल 70% कुंडली आपकी अच्छी है, 30% नहीं है, ठीक है। अब किसी भी कुंडली 100% अच्छी होती नहीं है, और एक गैप कौन सा हो गया, 30% का गैप हो गया। उसके अंदर फिर देखा जाएगा कि कौन से प्लेनेट आपको देने के लिए बैठे हैं बट वो नहीं दे पा रहे हैं। उससे रिलेटेड आप दान कीजिए, पूजा कीजिए, अच्छे कर्म कीजिए, ठीक है, उनको एक्टिवेट कीजिए, ठीक है। तो उससे क्या होगा, धीरे धीरे आपको वो भी रिजल्ट देने लग जाएंगे। और जो दे ही रहे हैं उनका फिर आपको मेंटेनेंस लगेगा। मेंटेनेंस कैसा लगेगा, ठीक है, थोड़ी बहुत पूजा कर सकते हैं, बट यही है कि इंसान जिस भी धर्म से है उसको अच्छे से पूछे, अच्छे कर्म करे और किसी का भी बुरा ना चाहे। तो यदि आपको भी आपकी लाइफ से रिलेटेड, आपके होरोस्कोप से रिलेटेड, आपको एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कुछ जानकारी चाहिए अपने बारे में या किसी के बारे में, तो आप बिल्कुल इनसे संपर्क कर सकते हैं। सोहम मुंजाल जी हमारे बीच में है। बाकी इनका कॉन्टेक्ट नंबर, बाकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहां से देख सकते हैं। आप डायरेक्टली इनको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और अपने बारे में आप जानकारी ले सकते हैं एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड। और हमारा ये वीडियो, ये पॉडकास्ट बनाने का मोटिव सिर्फ इतना सा है कि जो चीजें आजकल चल रही हैं वो सबके सामने आए, लोग सीखें उससे एक्चुअली में। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम अंधविश्वास फैला रहे हैं कि ऐसा, तो बस यही मोटिव है कि लोग सीखें एक्चुअली इस चीज से, कि यदि कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उसको थोड़ा सा गाइडेंस मिल जाए कि कैसे हम, क्योंकि हर कोई तो बताने, क्योंकि आजकल देखा जाता है कि सलाह लेने के भी पैसे लगते हैं। तो बस वही मोटिव है कि लोग हमारे वीडियो से इंस्पायर हो, कुछ सीखें थोड़ा सा। और जो लोग हैं, काफी सारे लोग हैं हमारे यहाँ पे, तो उनके पास काफी सारी, कह सकते हैं कि बहुत अच्छी अच्छी चीजें उनको पता है, पर वो सामने आनी जरूरी है। तो हमारा यही मोटिव है इस वीडियो के माध्यम से। जैसे कि सर हमारे बीच में है, तो इनको काफी नॉलेज है एस्ट्रोलॉजी के बारे में, तो आज हमारे बीच में आए और काफी सारी जानकारी हमको दी। तो सर थैंक यू इसके लिए, आप हमारे बीच में आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शो में आने के लिए। थैंक यू सो मच, इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।